गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 5 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, जो पहले व्यक्तिगत मामलों के कारण टीम स्पर्धाओं से हट गई थी, इन्होंने वापसी कर किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, who had earlier pulled out of the team events due to personal issues, returned to bag a bronze medal at balance beam event। देखिए फ्रेंड, जो अमेरिका की हैं ये सिमोन बाइल्स और काफ़ी उच्च दर्जे की जिम्नास्ट हैं। तो इन्होंने कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण अपना नाम वापस ले लिया था कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, पर फिर भी इन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, इसका नाम है बैलेंस बीम, और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कितनी उच्च दर्जे की प्लेयर हैं ये आप देख सकते हैं, जिम्नास्ट हैं। पूरी इनकी जो आप अगर मेडल टली देखेंगे तो गोल्ड ही गोल्ड से सजी हुई है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और जब कोई प्लेयर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अपना नाम वापस ले ले इस तरह से, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य यानी कि मोटरेबल सड़क का निर्माण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड एट 19,300 फीट एट उमलिंगला पास इन लद्दाख। मोटरेबल रोड का मतलब जहाँ पर आप गाड़ी चला सकते हैं, जहाँ पर कोई व्हीकल जा सकता है। तो देखिए, उमलिंगला पास है ईस्टर्न लद्दाख में, तो यहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड बनाई है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड कही जाएगी। किसके द्वारा बनाई गई है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आपको बता दें, इस रोड की लंबाई है 52 किलोमीटर्स, और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये बोलीविया के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया है भारत के नाम। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस बैंक ने मौजूदा बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए 250 मिलियन $US की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड 250 मिलियन $US प्रोजेक्ट टू मेक एग्जिस्टिंग डैम्स सेफ एंड रेजिलियंट। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड जो 10 स्टेट्स हैं इनकी गवर्नमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, साथ ही वर्ल्ड बैंक, इन सभी ने डैम सेफ्टी प्रोग्राम के लिए 250 मिलियन $US का प्रोजेक्ट साइन किया है। यानी कि कुल मिलाकर जो डैम्स हैं इनकी सेफ्टी की यहाँ पर बात की जा रही है। और कौन कौन स्टेट शामिल है? छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप इसको आप कहेंगे। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं, MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट, और इसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की जानकारी मुफ्त प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्टल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पोर्टल, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन पोर्टल या फिर कॉम्प्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी। सो कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ऑल कस्टम्स प्रोसीजर्स। तो देखिए, जितने भी कस्टम्स से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, तो उनकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं। किस पोर्टल पे? जो ये इंडियन कस्टम्स कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल CIP है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं।
और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये किसके तहत आता है फ्रेंड्स? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, इसके तहत ये आता है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसके जो चेयरमैन है, CBIC के चेयरमैन है M अजीत कुमार। तो देखिए इस तरह के जो पर्सन होते हैं, इस तरह की जो एजेंसी है, इनके जो चेयरमैन होते हैं, ये हमसे छूट जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, हम इनको पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि ध्यान भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे M अजीत कुमार, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और CBIC का मोटो है देश सेवार्थ कर संचय, यानी टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ द नेशन। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन हैज बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन 69 kg कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो देखिए कैटेगरी से ही ऐसी इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कैटेगरी पूछ ली जाती है। तो देखिए भारतीय बॉक्सर हैं ये लवलीना बोरगोहेन, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है क्योंकि सेमीफाइनल में ये टर्की की बुशेनाज सुरमेनेली इनसे हार गई हैं। तो अब इन्हें 69 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आपको बता दें ये आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। प्लेयर्स के ये भी पूछ लेते हैं कि किस स्टेट से हैं। बैंक एग्जाम में, पिछले बैंक एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस हैं मेरठ, कानपुर, वाराणसी या फिर मिर्जापुर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रोजेक्ट एट मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये 300 करोड़ रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट है। आपको बता दें मां विंध्यवासिनी टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के लिए, यानी कि इसको और आकर्षित और सुंदर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो इसके मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा रूट भी बनाया जाएगा, तो 50 फीट वाइड उसको पूरे क्षेत्र को किया जाएगा ताकि जो पिलग्रिम्स हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो परिक्रमा भी कर सकें। और आपको बता दें कि जो विंध्याचल प्रोजेक्ट है ये ईस्टर्न यूपी का सेकंड इस तरह का एक कॉरिडोर है। इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी यहाँ पर तैयार है। आपको जानना चाहिए हाल ही में हमने पढ़ा था कि अमित शाह ने ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इसकी आधारशिला भी रखी है। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों ही उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, एक मिर्जापुर में और एक लखनऊ में। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपना अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह कितना दर्ज किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रवाह मतलब इनफ्लो, जो भारत में FDI आया है उसको बोलते हैं इनफ्लो। आउटफ्लो मतलब जो भारत से बाहर FDI गया है। तो इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ 81.72 बिलियन $। तो 81.72 बिलियन $, का भारत ने जो है FDI प्राप्त किया है। ये आपको जानना चाहिए 2020-21 में। और ये फ्रेंड्स जो हमने 2019-20 में जो प्राप्त किया था 74.39 बिलियन $, उससे 10% हाई है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि FDI और FPI टर्म भी आपने सुना होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। आसान शब्दों में समझेंगे। FDI तो आप जान गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए FDI का मतलब क्या होता है? FDI का मतलब होता है जब कोई इन्वेस्टर, कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर या तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर ले या फिर वहाँ की किसी कंपनी को एक्वायर कर ले। जैसे 2018 की बात है शायद, 2018 में वॉलमार्ट जो कि US की कंपनी है, उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया था। उसमें 77% स्टेक जो है अपने नाम कर लिए थे, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई कंपनी भारत में आकर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है तो उसको भी FDI बोला जाता है। जबकि FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कोई कंपनी भारत के जो स्टॉक मार्केट है उसमें शेयर खरीद रही है, बेच रही है, खरीद रही है, बेच रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। जबकि FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर सेट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है और ज़्यादा कंट्रोल भी रहता है FDI में जब आप किसी चीज़ के मालिक हैं। FPI में क्या है? आपने स्टॉक एक्सचेंज में आपने शेयर खरीदे फिर उसको बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, जबकि FDI में आप
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करते हैं या फिर किसी कंपनी को ही खरीद लेते हैं। तो जो मैंने बताया है वो सब यहाँ पर लिखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन ना आपसे इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है। केरल में ओणम समारोह के अवसर पर किस बैंक ने फेस्टिव ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक लॉन्च्ड फेस्टिव ट्रीट्स कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ ओणम सेलिब्रेशंस इन केरल। तो केरल में ओणम सेलिब्रेशन के अवसर पर HDFC बैंक ने फेस्टिव ट्रीट्स इस तरह का एक कैंपेन लॉन्च किया है। तो जो भी HDFC के लोन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जिस तरह के भी लोन्स ये देता है, अलग अलग तरह के जो भी लोन्स देता है अलग अलग रेंज में, तो उसमें सभी ऑफर्स ये दे रहा है। किसी में इंटरेस्ट का ऑफर दे रहा है या फिर और कोई EMI का ऑफर इसमें दिए जा रहे होंगे। HDFC बैंक के बारे में आप लोग को जानना चाहिए। इसके CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने कहा है कि हम 2031-32 तक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इस तरह का भी पूछ लिया जाता है कि किस बैंक ने कहा है कि 2031-32 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 50.35 लाख रुपीज़ ऑन जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। तो देखिए नासिक बेस्ड ये एक बैंक है जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और साथ ही RBI ने गाजियाबाद में स्थित नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, इस पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इम्पैनल्ड किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडसइंड बैंक हैज़ बीन इम्पैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन एजेंसी बैंक। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए पहले इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक कहा है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, वो गवर्नमेंट अब जो है इंडसइंड बैंक के थ्रू भी कर सकता है। इंडसइंड बैंक को भी ऑथोराइज कर दिया है कि आप भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो इस बैंक के थ्रू भी कर सकता है। आपको जानना चाहिए इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO सुमंत कथपालिया हैं और हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं 4, 5, 7 और 9। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 7 इंडियन कंपनीज फीचर्स इन द 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 लिस्ट। तो जो ये फॉर्च्यून की लिस्ट होती है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो देखिए 7 कंपनीज़ हैं जो 2021 फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं। तो इसमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ये 155वें नंबर पर है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है जो 205वें नंबर पर है। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप देख सकते हैं 155वें नंबर पर है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 205वें नंबर पर, इंडियन ऑयल है 212 पर। इस तरह से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए इस लिस्ट को टॉप किया है वॉलमार्ट ने। तो वॉलमार्ट इसमें सबसे नंबर 1 पर रहा है। इसका जो रेवेन्यू है ये $524 बिलियन का है। उसके बाद चाइना की जो स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन है ये दूसरे नंबर पर है। किस देश के मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्वर्ण का खिताब जीता है? 100 मीटर इवेंट में स्वर्ण का खिताब जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर रेस की बात हो रही है। तो इटली के हैं ये मार्शल जैकब्स। तो इन्होंने 100 मीटर्स जो रेस होती है उसमें गोल्ड टाइटल जीता है और इन्होंने 9.80 सेकंड्स में अपनी 100 मीटर का जो पूरा रेस है उसको पूरा किया है, कंप्लीट किया है। और वीमेंस कैटेगरी अगर हम बात करें 100 मीटर्स में ही, तो जमैका की एलेन थॉम्पसन हेरा, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही इन्होंने 200 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीता है। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में मुंबई की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 106 इज द मुंबई's रैंक इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग।
तो देखिए QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग, इसको किसके द्वारा लाया गया है? ये है QS क्वेरेली साइमंड्स, इसके द्वारा इस रैंकिंग को लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपको बता दें मुंबई और बेंगलुरु की अगर हम पोजीशन की बात करें तो मुंबई 106वें नंबर पर है और बेंगलुरु 110वें नंबर पर है, यानी कि ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट से दोनों ही बाहर हो चुकी हैं। और आपको जानना चाहिए इसमें जो वर्ल्ड की बेस्ट स्टूडेंट सिटी है ये है लंदन, और इसके बाद फिर म्यूनिक जो है ये जर्मनी में है, और सियोल ये साउथ कोरिया में है। कैबिनेट ने कितने वर्षों की अवधि के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा ऐसा है, मैं यहाँ पर ऑप्शंस दूसरे रखना चाहता था पर शायद ये पहले वाले ऑप्शंस ही इसमें रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शंस भी सही हैं। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि किस साल तक जो है इस स्कीम को अप्रूव किया गया है कि ये चलती रहेगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसे रखना चाहता था ऑप्शन, तो यहाँ पर ये चेंज करना भूल गया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैबिनेट किस वर्ष तक समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी केंद्र ने दे दी है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए 2023, 24, 25 या फिर 26, तो सही आंसर होगा 2026 तक। तो 2026 तक द कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम बाय 2026। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, यानी 5 साल के लिए। तो देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दिमाग में आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ऐसा नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अध्यक्षता की और इन्होंने समग्र शिक्षा स्कीम को 5 साल के लिए और आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो 1 अप्रैल 2021 से मार्च 31, 2026 तक ये स्कीम जो है बढ़ा दी गई है। आपको बता दें इसका टोटल जो बजट है ये है 2,94,283 करोड़ रुपीज़, 2,94,283 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले है। तो देखिए एक तो इसमें जो ये स्कीम है ये प्री स्कूल से अब जो 12th क्लास तक के लिए बढ़ा दी गई है, और इसका वही मोटिव है, आप देख सकते हैं, इट एम्स टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विद एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। मतलब एक अच्छा क्लास इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना और एक क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना। तो इतना ही इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड और किस संस्थान ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द नीदरलैंड्स एंड IIST साइंड एन MOU फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़। तो देखिए रिसर्च अलग अलग तरह की रिसर्च एक्टिविटीज़ में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में, और डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है। तो इन दोनों ने MOU साइन किया है। गुजरात स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय MOU ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा या फिर चेतेश्वर पुजारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो गुजरात बेस्ड मारवाड़ी यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड रविंद्र जडेजा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आगे भी एक और क्वेश्चन इसी तरह है। इटालियन लग्जरी ब्रांड बुल्गारी, ये फ्रेंड्स वी को यहाँ पर जो है यू ही पढ़ा जाता है, इस वाले जो ये ब्रांड है, तो बुल्गारी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इटालियन लग्जरी ब्रांड बुल्गारी हैज़ अपॉइंटेड प्रियंका चोपड़ा एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो प्रियंका चोपड़ा जो है सही आंसर है, प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। अच्छा वो याद रखिएगा जो यहाँ पर पीछे
ये ऑप्शन जो है ये प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, ये हो जाता है स्लाइड में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इस वजह से माफ़ कीजिएगा, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ नीला कुरिंजी? तो आपको बता दें ये फ्लावर है, और ये जो वेस्टर्न घाट में जो 16 फॉरेस्ट्स हैं जो केरल और तमिलनाडु में फैले हुए हैं, तो 12 साल में एक बार ये फ्लावर जो हैं खिलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, नीला कुरिंजी। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन? आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोरक्को? आंसर इज रबात एंड दिरहम। दिरहम जो है करेंसी है। विथेनिया सोमनीफेरा इज कॉमनली नोन एज अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का नाम है ये। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? आंसर इज मानसुख मांडविया। तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं, और काफ़ी एस्पिरेंट्स ने जो है इनमें बिल्कुल सही आंसर दिए हैं इसके। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPO? तो फ्रेंड्स, IPO जो है आजकल काफ़ी चर्चा में है। हर एक कंपनी अपने IPO लाई जा रही है और मार्केट से पैसा उठा रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आप बताइएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साउथ सूडान? NEA स्काउट स्पेसक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? चैंकिलो आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसको हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर भी जानते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।